आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ मन्नू भंडारी जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है मजबूरी। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से ये लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी और उनके हिलते हुए सिर के साथ साथ हिल हिलकर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई नर्मदा ने जब ये देखा तो हैरत में आ गई। कहने लगी, अम्मा ये क्या हो रहा है? कल तो गठिया से जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सूदी नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर मुस्कुराते स्वर में बोली, अरे मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने के लहजे में बोली, बेटू मेरा आवेगा। ओहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल? नर्मदा बोली। मैं कह रही थी कि छुट्टी मिली नहीं तो वो दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं। इतना बड़ा हो गया फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में जरूर सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी, अब तू गोदी में सोवेगा कि बेटू? और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली, लेरी मैंने खड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर के आंगन में मार दे। बस ऐसा मारना कि सब देखते रह जाएं। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं ही मार लेती। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर फिर वो लोरी गाने लगी। ले मैं तो भूल गई, क्या है इसके आगे? रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था। बेटू भी जरूर उसी पर पड़ा होगा, अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में। और उनकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। उसकी कल्पना में खोई खोई सी वो बोलती गई। पहले बहू लेकर आई थी तो 2-3 महीने का था, बस पालने में पड़ा, हाथ पैर मारता और जब मैं जाकर खड़ी होती तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर पड़ी थी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वो हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही उनका सारा शरीर रोमांचित हो उठा। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी से सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया और एक सर्द आस ही उनके मुंह से निकल गई। वे उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा मुझे जरा उठा रही, घुटने तो जैसे मुड़ गए हैं। मुड़ेंगे नहीं क्या? ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो? बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या बेसब्री होती जाती हो, सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाए और खटिया पर लिटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा? 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी ना लीपूं? 3 बरस बाद आ रहा है तो भी मैं यही कहूंगी, उनमें मोह माया नहीं, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। देख नर्मदा, मेरे रमेश्वर को कुछ भी मत कहना, यह तो मैं ही जानती हूँ कि 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर वो कैसे दिन बिताता होगा। पर क्या करे, नौकरी तो आखिरी नौकरी है। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यूं नौकरी करने परदेश नहीं जाने देती। और उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई, आंखें अनायास ही डबडबा गईं। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है अम्मा के लिए और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप हो गई। जब तक वो काम करती रही अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, बोली एक शब्द भी नहीं। जब वो जाने लगी तो ना चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले से कहती जाना कि कल जल्दी दूध दे जाए और कह देना कि अब से ज्यादा दूध लगेगा। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए और जब तक वे लोग रहेंगे तू चौका बर्तन करके सबका यहाँ रहना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है, फिर बच्चा भी साथ में रहेगा। देने लेने की चिंता मत करना, मैं रामेश्वर से 1 कहूंगी तो 5 देगा। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया था। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वो अब कुछ ना कर सकी, बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी बातों को याद करती रही और लोरियां याद करके गुनगुनाती रही।
धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी और डूब गई और सुबह होते ही उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया और बेटे पोते से मिलने की उमंग के मौसम की ठंडक जैसे उनके दिल में समाती रही। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूं, फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला देती हूँ, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिए। उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले थे। फिर सोचा, लगे हाथ तरकारी ही काट दूं, नहीं तो वो इधर आएंगे, उधर मैं चूल्हे पर सिर देकर बैठ जाऊंगी। 3 वर्षों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी 2 घड़ी उससे बात भी तो करूंगी। तरकारी भी कट गई, अब क्या करे। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी कि प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ही ना हो, पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपटकर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से वे अपने बच्चे को छीन रही हों, और कसकर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते ही हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेरे से उसे भी लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा। माँ के पास जाने को मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी और उनकी अपनी आंखों में भी आंसुओं की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे फिर से बच्चा होने वाला है। बहू ने झेपते हुए उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। जैसे भी हो मैं यहाँ हूँ, तब तक उसे अपने से हिला लीजिए। इसके मारे ही परेशान थी, दो को तो मैं कैसे संभालूंगी। अम्मा आंख फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हूँ उस पर विश्वास करें या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम क्या कह रही हो बहू, बेटू को मेरे पास छोड़ोगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब साथ पूरी हो, तुम बड़भागी हो। तुम इस सोने घर में एक बच्चा छोड़ जाओगी, मेरा तो जन्म सफल हो गया। फिर वो एकाएक रो पड़ी, तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकालकर बम्बई भेज दिया। रामेश्वर के बिना ये घर तो मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूँ सो मैं ही जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा बेटा ही दे, तुम उसे पाल लेना। मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर मुझे लौटा दिया, पर देखो अपनी बात से मुकर मत जाना। तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा जरा एक अंगीठी इधर भी रख दो, बम्बई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर की ओर सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। ये क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो, सर्दी खा गई तो बीमार हो जाओगी, फिर तुम्हें गठिया भी तो है, ऐसे कैसे चलेगा? ना हो तो बनवा लो, मैं रुपए दे दूंगा। पर यह सब अनसुना कर अम्मा बोली, देखा आज बहू ने कह दिया कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं है क्या? परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला, हो क्यों नहीं, मेरे नहीं तो किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा ने कहा। तभी बैदराज जी कुछ खाली शीशियां लेकर आए। अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा, बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो को कैसे संभालेगी? और फिर पहले बच्चे पर यो भी तो दादी का ही हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई और अब उन्हें उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। दोपहर को नर्मदा से भी अम्मा ने कहा, बहू के तो फिर से बच्चा होने वाला है, बेचारी दो को कैसे संभालेगी? सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटों को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता, घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला? ऐसे समय में घर के ही लोग काम ना आवेंगे तो भला कौन आवेगा?
इसके बाद घर में जो भी आया अम्मा उसे यही खबर सुनाने लगी। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि किसी कारण बहू का मन फिर जाए तो शर्म के मारे ही वो अपना इरादा न बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू के खिलाने और उसके नोन राई करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नजर से देख जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ नहीं ढो पाती थी और कहाँ अब वो बेटू को लादे लादे फिरती हैं। शाम को उसके साथ आंख में चौनी खेलती, बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती हैं। बेटू के साथ साथ उनका अभी जैसे बचपन लौट आया। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों उसे लादे लादे फिरती हो? यो तो तुम्हारे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, उतार दो, नहीं तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। कैसी बात करते हो रामेश्वर, उसमें भी कोई वजन है जो उठाना भारी पड़े? फूल जैसा तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक देते हो। माँ बाप की नजर ही सबसे ज्यादा लगती है बच्चों को, तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया झट से दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, ये बात उनके लिए एकदम नई थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना ही दूध पिलाया था, उसके बाद ग्लास से पिला दिया करती थी। ये शीशी वीशी का नखरा उस जमाने में नहीं था, और होगा भी तो शहरों में। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से जिद करके उन्होंने औषधालय की दीवार घड़ी जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी उतरवा कर घर में लगवाई और घड़ी देखना सीखा। उनके एकांकी जीवन में समय का कोई महत्व नहीं था। न पति को दफ्तर जाना पड़ता था, न बच्चों को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यो तो उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी और दूध के समय उन्होंने जो याद किए हैं ये वो कभी नहीं भूलती थी। शुरू शुरू में उन्हें ये सब काम अटपटा सा लगा, पर फिर वो सारा काम बड़ी सतर्कता से करने लगी। शीशी में दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर काम जाया करता और दूध बाहर गिर जाता। उस समय वो एक असफल विद्यार्थी की तरह पेश होती थी। बहुत जल्दी सीख लूंगी बहू, जरा सा हाथ कांप गया। फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वो कह रही हैं कि इस छोटी सी गलती के कारण तुम कहीं बेटू को अपने साथ मत ले जाना। 20 दिन बाद जब बहू घर से चली गई तो बेटू ने ना जिद की ना वो रोया। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ ना कोई बंधन था ना कोई अंकुश, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई। अम्मा ने निश्चिंता की एक सांस ली। महीना बीतते बीतते खबर आई कि बहू को दूसरा भी लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उनके मन में चुभा करता था वो निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरीके से मेरा। ये भावना उसी दिन पूरी तरह उनके मन में जम गई। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाया करती थी। जो कोई आता उसे कहती, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, न आगे की सोचता है न पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर सारा धन लुटा दे। लाख मना करती रही, पागल ने एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियां पहनकर कहाँ जाऊंगी? पर वो सुनने वाला कहाँ। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर चमक आती और वे आंखें मूंद कर अपने बेटे के चिरायु होने की कामना करती। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो रो रो कर उन्होंने घर भर दिया था। हिचकियां लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, ये 3-3 बरस तक अब घर में मुंह ना दिखाने वाली बात अब नहीं चलेगी। साल भर में एक बार आ जाया करो मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी है और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। किसी दिन भी आंख मुदी रह जाएगी तो तेरी सूरत के लिए तरसती रहूंगी। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया माँ को। पर वो आगे कुछ ना कह सकी, फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के तांगे को जब तक देखती रहीं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया।
दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वो छोड़ गई थी और जिसे अब वो देख रही थी, उन दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना वो दादी के हाथ से खाता और सारे दिन चरता रहता था। रात में सोता तो दादी माँ के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता और दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमा करता और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि ये पढ़ी लिखी एक सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकलता, उससे बेटू कुछ न कुछ जरूर खरीदता। न दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता और मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। आखिर रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर रख दिया है, इस तरह कैसे चलेगा? दादी माँ ने हंसते हुए बड़े सहज भाव में कहा, अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू, रामेश्वर भी ऐसे ही किया करता था। ये तो सच हूँ बहू उसी पर पड़ा है। समय आने पर सब अपने आप छूट जाएगा। यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल और कर लेने दे, फिर अपने आप सब छूट जाएगा। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे हुए बेटू के बालों में उंगलियां चलाने लगी। रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई कि बेटू को अपने साथ लेती जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता है कि दोनों को एक साथ रखने का साहस उससे नहीं हुआ। जाते ही उसने अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने प्रारंभ कर दिए। जैसे ही वो 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया कि अम्मा उसे अब वहाँ के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दो, कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा। चिट्ठियां पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का दिमाग बौरा गया है। भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहीं स्कूल जाता है। रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का ढर्रा अपने ढंग से चलता रहा। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी में छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी। बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने वहाँ के एक अंग्रेजी स्कूल में उसे भर्ती करवाया था। वो बेटू जैसा नहीं था, पर बेटू तो वैसा ही वैसा था जैसा रमा उसे छोड़ गई थी। उम्र में वो जरूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को अपने साथ ले जाना ही होगा। यही हाल रहा तो इसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। ये भी कोई ढंग है भला? अम्मा को बड़ा दुख होगा और फिर बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं रुकता। वो अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा? ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहते थे। अम्मा के दुख की बात मैं भी मानती हूँ, रमा ने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो उनसे ऐसा नहीं हुआ। जैसे बताती हूँ वैसे तो करती नहीं। अब इनके 2 दिन के सुख के लिए अपने बच्चे का सारा भविष्य तो बिगाड़ कर नहीं रख सकती। का गला भर्रा आया था। रामेश्वर बेचारा धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में सार नजर आता था और अम्मा की भावनाओं को भी वो ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। सो बिना निर्णय किए रमा पर सब कुछ छोड़कर बंबई लौट गया। रमा कभी मिठाई दिलाकर, तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से जोड़ने की कोशिश करने लगी। बेटू को तांगे में घूमने का बेहद शौक था, जो कम ही पूरा होता था। अम्मा को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। जिस दिन उन्होंने सुना, उनके पैरों तले जमीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, तब भी एकाएक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी कांपते स्वर में बोली, कैसी बात करती हो बहू? मेरे बिना वो एक पल भी नहीं रहता। इतना बड़ा हो गया है, जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक खाना नहीं खाता, तो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा। आखिर इसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है। अम्मा देखो, पप्पू स्कूल जाने लगा है और ये अभी तुम्हारा पल्ला पकड़े पकड़े ही घूमता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा। उम्र आएगी तो पढ़ भी लेगा। ये मत सोचना कि मैं इसे गंवार रखूंगी। रामेश्वर को मैंने ही पाला पोसा है, उसे क्या गंवार ही रख दिया? और ये भी तो मुझे प्यारा है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। इसे मैं खूब पढ़ाऊंगी, तो चिंता मत कर बहू, पर इसे ले जाने की बात मत करना। और वे फवक फवक कर रोने लगी। रमा की आंखों में आंसू
आ गए थे, पर अपने आप को काबू पाते हुए स्वर को भरकस कोमल बनाकर उसने कहा, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती अम्मा, पर आपके जरूरत से ज्यादा प्यार ने इसे बिगाड़ कर खराब कर दिया है। एक भी आदत तो इसमें अच्छी है नहीं। यदि आप इसे सचमुच ही प्यार करती हैं और इसका भला चाहती हैं तो मेरे साथ भेज दीजिए, और अगर इसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के बाद रमा को लगा जैसे बहुत कड़ी बात कह गई। मैं अपने बेटों से दुश्मनी निभाऊंगी? मैं उसकी दुश्मन हूं? तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है, पर ऐसी कठिन परीक्षा मत लो बहू। इससे तो अच्छा तू मेरे प्राण ले ले। और वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद एकाएक स्वर को संयत करते हुए बोली, ले जा बहू ले जा, मेरा बेटू फले फूले पढ़ लिख कर लायक बने। इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? मेरा क्या, अपनी 4 दिन की हंसी खुशी के लिए तेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अनपढ़ गंवार औरत ठहरी, इसे लायक कहाँ से बनाऊंगी? तू इसे ले जा। 4 दिन को मेरी जिंदगी में हंसी खुशी आ गई थी, इसी से तेरा बड़ा जस मानूंगी। और रमा कुछ कहे इससे पहले ही उन्होंने रसोई घर में आकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। रमा को खुद इस बात का बड़ा दुख हो रहा था। बच्चे की बात सोचकर वो निर्णय बदलने में अपने को असमर्थ पा रही थी। यही सोच सोचकर वो अपने मन को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को भर देगा। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। बेटू को बताया नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ ले जा रही है। रोज की भांति तांगे में घूमने का लालच लेकर वो चला गया। जाते समय कह गया, दादी माँ मैं तेरे लिए मिठाई और चूरन की गोली लेकर आऊंगा। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उनकी इच्छा हुई कि बेटू को बता दें कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, पर वो एकदम चुप रही। उसके बाद जो भी घर में आया अपार आशा से उनसे पूछा, अरे बहू बेटू को ले गई? तुम तो कहती थी कि बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाख दाग दी हो। दिल मिलाकर जवाब देती, कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता। गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना तक हराम हो गया है, सो मैंने कह दिया बहू अब पप्पू बड़ा हुआ सो बेटू को ले जाओ। अरे अम्मा एक पल तो तुम उसे छोटी नहीं थी, अब रह लोगी उसके बिना? नहीं रह सकती तो भेजती ही क्यों? ये कोई बच्चे पालने की उम्र है भला? जिसकी थाती थी उसी को सौंप दी। बुढ़ापा है, कुछ भजन पूजन भी कर लूं। उसके मारे तो मेरा सब कुछ छूट गया था। बड़े ही संदिग्ध भावों से अम्मा की इस दलील को औरतों ने स्वीकार कर लिया। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था। खाली आंगन में दर्दीले स्वर में एक लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, मिठाई के खिलौने बेचने वाला आया। तो बुझे स्वर में अम्मा ने सबको यही जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है। उसे मैंने उसकी अम्मा के पास भेज दिया। अब यहाँ मत आया करो, कभी मत आया करो। कोई भी तुम्हारी चीज नहीं खरीदेगा। और उनका मन सुबह उठा, पर उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आ गया तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया। वो उसे भरे बुखार में छोड़कर आया है। वो रमा के हाथ से कुछ न खाता है न दवाई पीता है। अम्मा ने सुना तो उनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वे पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय में पहुंची। अरे सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरे बिना नहीं रहेगा, पर बहू को कौन समझाए? अब तो रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे लाना होगा उसे। वो तो रो रो कर जान दे देगा। हे भगवान, मेरी मति पर ही पत्थर पड़ गए थे जो बहू की बात मान गई। अम्मा रोती जाती और कपड़े ठीक करती जाती। नर्मदा आई तो आश्चर्य से बोली, कहाँ की तैयारी कर रही हो अम्मा? अरे सिब्बू बहू को छोड़कर लौटा तो बताया बेटू रो रो कर बुखार आ गया है। मैं तो भेजकर अपनी तरफ से निश्चिंत हो गई थी, पर वो नहीं रह सकता मेरे बिना। उसके तो प्राण मुझ में ही हैं। क्या बताऊं, कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझकर अब उसे लाना पड़ेगा, नहीं तो छोरा रो रो कर प्राण दे देगा। गर्व और आनंद से उनकी छाती फूल गई। तीसरे दिन बेटू को लेकर वो लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे 4 दिन में ही बच्चा सूख गया। सूखेगा नहीं, कुछ तो खाया नहीं और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूंगी, पर अब ये रहता भी तो नहीं मेरे बिना।
1 साल उन्होंने इसी तरह निकाल दिया। रमा फिर से आई और फिर बेटू का वही रवैया देखा तो सोचा कि सीधे बम्बई ले जाती हूँ, सारा कांड ही समाप्त हो जाएगा। अम्मा मुंबई तक तो आ नहीं सकती, सो एक बार फिर दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी वो बेटू को लेकर बम्बई चली गई। जाने किस आशा से अम्मा ने सारी जमा पूंजी खर्च करके सिब्बू को साथ कर दिया। रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, वो संभाल लेगी, पर अम्मा ने सिब्बू को साथ भेज दिया। दूसरे दिन से जो कोई आता अम्मा उसी के सामने ये मनौती मानती कि किसी तरह बेटू रमा के पास हिल जाए तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। उच्च स्वर में रात दिन रट लगाए रहती कि बेटू मुझे किसी तरीके से भूल जाए। पर 7 दिनों के बाद जब सिब्बू लौट कर आया तो वो ऐसे दौड़ पड़ी जैसे बेटू को लेकर ही आया होगा। झपट कर उन्होंने पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू ठीक है? सिब्बू, तुझे मैंने किस लिए भेजा था? उनका स्वर बुरी तरीके से कांप रहा था। इस बार तो अम्मा बहू जी ने बेटू को हिला मिला लिया। वहाँ बहू जी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं ना, उन सबसे दोस्ती हो गई है उसकी। सो खूब खेलता है, ट्राम, बस, बगीचे, झूले, उन सब में उसका मन लग गया है। सिब्बू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आंखों से ऐसे देख रही थी मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। सिब्बू कहे जा रहा था और वो सुनती जा रही थी। चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई, मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे ज्यादा रुक गया कि कहीं रोएगा तो अपने साथ ले आऊंगा। पर इस बार बहू जी ने उसे समझा दिया और वो समझ भी गया। अब वो वहां ही रहेगा। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मजे से भजन पूजन करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया? सच, मेरी चिंता दूर हो गई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे के जी का कलेश मिट गया, मैं जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी। और फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से रुपए निकालकर सिब्बू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेते आ, अब प्रसाद चढ़ाकर बांट दूं। कौन? नर्मदा? सुना? नर्मदा, बेटू मुझे भूल गया, बस भूल ही गया। और उन्होंने भर भर आती आंखें आंचल से पोंछी और झूठी हंसी हंसने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।